गुड इवनिंग साथियों। गुड इवनिंग। ये अर्थशास्त्र क्लास 10 जो कि चल रहा है उसमें आप सबका स्वागत है। तो अभी तक मैंने इसमें जो है चैप्टर ये आप ऊपर को दिखाई दे रहा है 2 कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट और सेकंड, और ये तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख। इस पर ये जो क्लास ये सेशन है ये आपके एक तरह से मान लो मंत्र आपका जैसे सूत्र होता है शॉर्ट नोट्स उसकी तरह मान के चलिए। फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और बेसिक के लिए आपको विस्तार से एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेनी होगी तो और भी बेहतर रहेगा। वैसे हम यहाँ पर हर एक बिंदु पर प्रकाश डालेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, जिसे आप समझेंगे तो आसानी से आप इसके एमसीक्यू को भी एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो बिंदु दिए गए हैं उनको आप जो है अच्छे से देखते चलिए, ठीक है। और सर्वप्रथम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। इसमें हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सीधा मैंने डायरेक्ट इस पर टाइप करके पेस्ट किया है, ठीक है। ये अर्थात कक्षा 10 का अध्याय 3 है, मुद्रा और साख। मुद्रा तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तु और सेवाओं के लेन देन के लिए एक माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। और इसको हम थोड़ा ऐसे ही ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे और इसको जो है पढ़ते और समझते जाएंगे। यह एक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है और मूल्य और माप और जो है संचय प्रदान करता है, ठीक है। मुद्रा को हम अपने पास रख भी सकते हैं, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, पहले वस्तु विनिमय होती थी, मुद्रा नहीं थी इससे पहले, ठीक है। तो मुद्रा कब आई? जब हमें वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, उनके लेन देन के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। जब तक मुद्रा नहीं थी तब तक हम वस्तु का विनिमय करते थे। जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत हमें है और आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है ना। तो अगला बिंदु आता है कार्य। लेन देन का माध्यम मुद्रा का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान करने के लिए किया जाता था। यह वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करता है, जिसमें लेन देन के लिए दोनों पक्षों और वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये थोड़ा क्या है ना, आप देख रहे होंगे, ये देखो मूल्य का माप। मूल्य का माप मुद्रा के उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की मापने के लिए किया जाता है। अब हमें जितनी मात्रा में, जैसे मान लो हमें 1 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो हम उसको कैसे पता चलेगा? तो उसका एक माप हमने स्थापित किया है लोगों ने, ठीक है। तो हम लोगों ने एक माप स्थापित किया कि 1 लीटर का साइज का इतना ऊंचा इतना गहरा होगा और उसको 1 लीटर हमने मान लिया, ठीक है। वही फिर एक मान लिया जाता है मानक के रूप में और सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मुद्रा का उपयोग और सेवाओं की कीमतों को मापने के लिए उसका किया जाने लगा। यह मूल्य तुलना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है? मूल्य तुलना बिंदु आई तो हम उसकी कीमत कैसे आंकेंगे? अब 1 लीटर दूध की आज कीमत हम और आप देखते होंगे 50 से 60 या 70 जो भी हो सकता है, कम ज़्यादा अलग अलग जगहों पर होता है। तो उसका एक मानक हो जाता है कि 1 लीटर दूध की कीमत इतनी होगी। तो मूल्य निर्धारण करने में भी जब हम किसी चीज़ को नाप कर लेते हैं, माप लेते हैं, तो उसका मूल्य निर्धारण करने में हमें आसानी रहती है। और मूल्य का इसके बाद में संचय। तो मुद्राओं का उपयोग धन को भविष्य में, जैसे हमने आज जो भी कुछ करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या फिर मान लो दूध वाला ही दूध बेचता है कृषक, और उसके बदले में फिर वो और अपनी ज़रूरत की सामग्री के लिए धन को संचय करता है, ठीक है, बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है।
यह बचत और निवेश को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ऋण चुकाने के मानक। ठीक है, बहुत से लोग कुछ व्यापार करते हैं, ठीक है, उनका जो व्यापार में लाभ होता है, मुनाफा होता है, उसके द्वारा वह क्या करते हैं, अपना ऋण को चुकाने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा है मुद्रा का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। अब जैसे किसी से आपने कुछ लिया, उसका आप पर ऋण हो गया, उसको आप चुकाएंगे तो उसे मुद्रा के रूप में भी हम देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मुद्रा के रूप में ही हम देते हैं। ठीक, अब वो वस्तु विनिमय तो यहाँ हो नहीं रही है, वस्तु विनिमय बहुत अब कम स्तर पर होती है। मुद्रा का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। यह ऋण लेने और देने की सुविधा को भी प्रदान करता है। यदि किसी को ज़रूरत है तो हम इस मुद्राओं को देते भी हैं और हम दूसरों से ज़रूरत और आवश्यकता पड़ने पर लेते भी हैं। ठीक है, प्रकार वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा वह वस्तु है जो स्वयं मूल्यवान होती है, मतलब उसका एक कीमत निर्धारित होता है। ठीक, वह खुद ही एक अपना मूल्य रखती है, मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हमने सोना धातु है, चांदी और तांबा, ठीक है, इनको क्या है, उनकी खुद की एक अपनी वैल्यू है। ठीक है, अब जैसे कि प्रतिनिधि मुद्रा होती है, वह वस्तुओं जो मूल्य है उसका कुछ नहीं, जैसे कागज 100 का नोट है, कुछ नहीं, छोटा सा एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसका कुछ नहीं, लेकिन उसका जो मूल प्रतिनिधि मुद्रा के रूप में उसको स्थापित किया गया है, मानक माना गया है। ठीक है, तो उसको हम सभी लोग स्वीकार करते हैं कि 100 की कीमत के बराबर है, इसकी कीमत ये होगी। ठीक है, उसकी खुद की कीमत कुछ नहीं होती। ठीक है, वो वास्तविक मुद्रा नहीं होते हैं। जो हमारे कागज के नोट हैं वो वास्तविक मुद्रा नहीं है। जो सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का, मोहरें होती थी, वो वास्तविक मुद्रा होती थी, और ये वास्तविक मुद्रा नहीं, लेकिन किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण के लिए कागजी मुद्रा और सिक्के। ठीक है, वही बात आ गई। कागजी मुद्रा सरकार द्वारा जारी मुद्रा है, गवर्नमेंट उसको, रिजर्व बैंक भारत सरकार उसको जो है मुद्रित करती है, जो कागज से बनी होती है। दूसरी निविदा के रूप में स्वीकार की जाती है। हर कोई उसको लिखते हैं, हम आपको इतना धन अदा करते हैं। ठीक है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं कि हमको आपने जो है इतना जो भी नोट पर लिखा होता है उसको हम स्वीकार करते हैं कि आपने 100 दिया या 500 दिया, है ना, तो उसमें लिखा होता है कि हम जो है सामने वाले व्यक्ति को इतना दे रहे हैं, उस पर उसको जो है सामने वाला व्यक्ति भी स्वीकार करता है। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, हम गूगल पे, यूपीआई का जो प्रयोग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, मुद्रा डिजिटल रूप से हम जो ट्रांसफर पैसे करते हैं उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा डिजिटल रूप से मुद्रा है। उदाहरण के लिए डेबिट कार्ड, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। ये हमने मुद्रा को समझ लिया है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं साख के पास। ठीक है, साख क्या होती है, पहले इसको परिभाषा में समझेंगे इसकी क्या है। भविष्य में भुगतान करने वादे, जैसे हमारी कई साख है, हमने कहीं से कोई वस्तु ली या मान लो मुद्राएं ली, ठीक है, तो हमारी उस साख कही जाती है। ठीक है, धन उधार लेने या देने की व्यवस्था, यह लेने देने की सुविधा को बनाता है। ठीक है, और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सिर्फ लेने देने के जो आदान प्रदान है, ठीक है, उसको ये बढ़ावा देती है और व्यापार को भी यह विकसित करती है। ठीक है, तो भाई व्यापार तभी चलेगी जब मुद्राएं, नहीं तो पता चले इतना तुम खुद ही एक ट्रक लाद के घूम रहे हो, दूसरा पता नहीं लेगा या नहीं, तो कितना बड़ा मतलब दिक्कत, बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या हो जा रही थी। ठीक है, तो इनके प्रकार होंगे औपचारिक साख, ठीक है, मतलब एक मौखिक तौर पर, ठीक है, जो गांव गली में होती है, है ना, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली साख। अनौपचारिक साख, औपचारिक जो होती है लिखित पढ़ित होती है, जो बैंकों में वित्तीय संस्थान मानी जाती है। अनौपचारिक वो होती है जो परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली होती है। भाई भला आदमी है और ऐसा सोच करके जो हमें साख मिलती है उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें सहयोग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इनका महत्व क्या है ये भी समझेंगे। तो महत्व है, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देता है। साख व्यवसायों को अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और निवेश करने के लिए यह मदद करता है। ठीक है, जब हम कहीं मान लो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं या बैंक में जमा करते हैं तो हमें उसके बदले कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, या हम किसी कार्य में या किसी बिजनेस में हम जो निवेश करते हैं
या मान लो प्रॉपर्टी खरीद के डालते हैं, जैसे हमने प्लॉट खरीद के डाला है, या और कुछ हम करते हैं, तो उसके बदले हमें जो निवेश से जो निवेश करने के कार्य हैं उनको भी यह मददगार साबित होती है साख। ठीक है, रोजगार सृजन करता है, साख व्यवसायों को नए रोजगार सृजन करने की मदद करती है और आर्थिक विकास को गति देता है। साख आर्थिक विकास को प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है, तो अब इसी में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य ऐसे निकल के आते हैं जिन पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो मुख्य मुख्य बिंदु जो इसमें बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में पूरा समझ सकते हैं, जो इस पूरे चैप्टर का सार है, उन्हीं बिंदुओं को मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मुद्रा का आविष्कार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। ये मुख्य बिंदु हो गया एक। आप इसकी विशेषताओं को भी लिख सकते हैं। मुद्रा के विभिन्न प्रकारों में से कागजी मुद्रा सबसे अधिक उपयोग में है। ठीक है, जेब में डाल लो 50,000, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, वैसे बड़ी दिक्कत होती थी, 50,000 का कोई सामान या वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। ठीक है, तो ये बड़ा आसान होता है। बैंकिंग प्रणाली साख का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अब बैंकिंग प्रणाली से आप चेक के काट के डाल दो, जितना भी भरना है भर दो, आपके खाते में होने चाहिए। ठीक है, वो भी एक व्यवस्था है। साख आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है। ठीक है, जब हमारी साख होती है तो हम आर्थिक कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा से जुड़ी कुछ विशेषताएं हैं, अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो ये इतना हो गया। अब इससे और क्या हो सकता है, इसमें मुद्रा आपूर्ति होती है। ठीक है, ब्याज दर होती है और मुद्रा नीति होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति वह होती है जो अर्थव्यवस्था की मौजूद मुद्रा की कुल मात्रा होती है, जितना पूरा अर्थ होता है उसका कैपिटल, तो मुद्रा आपूर्ति है जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक है, वो चाहे जैसे भी आए, चाहे ऋण के रूप में ही क्यों ना आए, वह मुद्रा आपूर्ति। और ब्याज, उसका जो ब्याज होता है। ठीक है, ब्याज दर क्या होती है, धन उधार लेने या देने की जो लागत होती है। जैसे हम कहीं से पैसा लेते हैं इंटरेस्ट पर 2%, 3% ऐसा सुना होगा। तो ये सब क्या होता है, उधार लेने और देने की एक विधा है और उसका एक ब्याज है, खर्चा है। मुद्रा नीति क्या होती है, सरकार की एक नीति बनाई जाती है कि हम मतलब महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, हम एकदम से कोई चीज़ ऐसा ना हो जाए कि बहुत महंगाई बढ़ जाए है, और उसको बहुत नीचे भी मतलब डाउन भी नहीं आना चाहिए, मतलब बहुत बेरोजगारी फैल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार मुद्रा नीति बनाती रहती है और उसको आरबीआई फॉलो करती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे और इस पर हम एमसीक्यू ही बना कर देते हैं। तो एमसीक्यू जल्दी ही जैसे ही ये क्लास 10 का कंप्लीट होगा, इसके बाद 11 में कंप्लीट करूँगा, उसमें दिए जाएंगे। तो आप हमें बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आगे भी सेशन मिलेंगे। आप यदि नए हैं चैनल पे तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को। और इसमें बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे पड़ी हुई, वहाँ आप जुड़ जाइए, आपको सब कुछ जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।